नमस्कार साथियों। हिंदी शिक्षण विद्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख रहे हैं संपूर्ण टॉपिक वाइज। रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। भाषाई कौशलों का विकास, ये टॉपिक हम देख चुके हैं पहला। क्लास 1 क्लास अपलोड हो गई है, पार्ट 1 इसका भाषा शिक्षण विद्या, ये टॉपिक हम देख चुके हैं। तो बाकी बचे टॉपिक है वो हम इस क्लास में देखेंगे। टाइम कम होने की वजह से वो वीडियो 2 टॉपिक ही देख सके उसमें। आज ये इसमें अब देखेंगे तो टॉपिक 3 आपके हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, इनसे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कक्षा में मौजूद जो बहुभाषिकता है वो भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। ये सीटेट 2022 में सवाल पूछा गया। कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, तो आप क्या करेंगे? धैर्य रखते हुए उससे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, यह सही नहीं है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? कथन 1, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य बाकी से कम महत्व देने वाला है। 7वां क्वेश्चन है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसकी समस्या किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से संबंधित है। संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, तो उसकी समस्या है डिस्ग्राफिया से। डिस्ग्राफिया संबंधित उनको समस्या है। बेहतरीन क्वेश्चन है मित्रों, ये अपनी पब्लिकेशन द्वारा टॉपिक वाइज तैयार किए गए हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक शर्त है संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो। जिनमें बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं है पाठ्य पुस्तक को ग्रहण करने में। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी हेतु केवल शिक्षण प्रक्रिया को सरल प्रभावी बनाने में, छात्रों की असफलता को जानने में, छात्रों की क्षमता और कमजोरी को जानने में। भाषा शिक्षण का लक्ष्य क्या है? भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास करना। इनमें से भाषा शिक्षण की चुनौतियां, ये सभी चुनौतियां हैं लेखन से संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है और पठन से संबंधित। बालकों की भाषा सीखने में एक उपयुक्त परिवेश कौन सा नहीं है? पर्यावरण। भाषा एक उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है। इन सभी में सीखने में, क्षमता को विकास करने में, मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान करने में। किसी देश या प्रदेश के राजकाज या प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे निम्न में से कौन सी भाषा कहते हैं? उसको राजभाषा कहेंगे। भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य है व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना। भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है? बालक सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा को सीखता है। भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है? जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो। छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल और सहज हो सके। 21वां सवाल है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये कथन किसका है? ये नॉम चॉम्स्की का कथन है। सफल कक्षा शिक्षण का मुख्य आधार है कक्षा नियंत्रण। तो ये टॉपिक था भाषा शिक्षण में चुनौतियां। अगला टॉपिक है, चौथा टॉपिक है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। इससे जुड़े हुए सारे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं रीट में। इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व कौन सा नहीं है? ये सवाल है रीट लेवल 2 2021 का क्वेश्चन। तो शैली है वो पाठ्य पुस्तक का आंतरिक पक्ष नहीं है। भाषा आंतरिक रूप में सम्मिलित जिल्द, आंसर यहाँ गलत प्रिंट किया है, सी जिल्द है वो आंतरिक तत्व नहीं है, बाह्य तत्व है। बाकी भाषा विशेष सामग्री शैली आंतरिक तत्व है, तो इसका ऑप्शन सी है वो सही होगा।
अगला सवाल पूछा था रीट लेवल 1 2012 में कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए, कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है वो एक साधन है, ये आपको ध्यान रखना है। रीट लेवल 1 2021 में ये सवाल आया था। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है? विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना है, ये कोई उद्देश्य नहीं होगा। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, विद्यार्थियों द्वारा विषय विविधता और शैली विभिन्नता के दर्शन कराना, विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये सारे पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य है। जिनमें से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान किसका है? सर्वोपरि स्थान है वो पाठ्य पुस्तक का होगा। ये रीट लेवल 2 2021 का क्वेश्चन। भाषा के अच्छे पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता क्या है? सरल शब्दावली। विद्यालय पुस्तकालय में आवश्यक सामग्री ढूंढने में अहम भूमिका किसकी होती है? यह बोनस था इस सवाल का, रीट लेवल 2 का क्वेश्चन था। पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है उच्चारण, शैली। आंतरिक तत्वों में नहीं आता, ये विद्यार्थी संबंधित या अध्यापक संबंधित होते हैं। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है रीट लेवल 1 2017 का, यानी हम जिसको पढ़ सकते हैं। पुस्तक का आकार प्रकार, मुख्य पृष्ठ, जिल्द, प्राकथन। तो प्राकथन है वो पढ़ने योग्य है। अगला सवाल पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है, रीट लेवल 1 2017 में सवाल। विषय सामग्री का चयन, फिर स्त्रीकरण और फिर प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन 1 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा कथन संगत नहीं है? पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं, यह संगत नहीं है। साधन है, साध्य नहीं है। पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। 12वां सवाल है पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना इनमें से कम प्रभावशाली है। हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों की भाषाई क्षमता में विश्वास। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र है वो क्या करते हैं? संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। भाषा के पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास बच्चों को चीजों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। इसका क्वेश्चन है कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि जानना सर्वाधिक जरूरी है। निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर लागू नहीं होता है? ये याद रखने वाला एक दस्तावेज है। पाठ्य पुस्तक सहायक होती हैं, इन सभी में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में और स्वाध्यापन में, पाठ्यक्रमों को व्यवस्थित क्रम में चलाने में। 22वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है? ये ज्ञान के हस्तांतरण के लिए एक तैयार उत्पाद है, ये विशेषता नहीं है। अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण नहीं है, भाषा का क्लिष्ट होना है, ये कोई गुण नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। प्रारंभिक कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की शब्दावली इस प्रकार होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। अगला टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री। टॉपिक नंबर 5 शिक्षण सहायक सामग्री से जुड़े हुए सारे सवाल। लिंगुआ फोन जिसको रिकॉर्ड प्लेयर कहा जाता है वो किस प्रकार की अधिगम सामग्री मानी जाती है? रीट L1 2021 का ये क्वेश्चन है। सर्वे सामग्री लिंगुआ फोन भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं? विश्राम कक्ष सम्मिलित नहीं है, परामर्श कक्ष आता है, श्रवण कक्ष आता है, नियंत्रण कक्ष आता है। भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है नाटकीकरण। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री कौन सी है? मानचित्र। इनमें से प्रक्षेपक सामग्री कौन सी नहीं है? ग्रामोफोन है वो सर्वे सामग्री है। निम्न में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर, ये दोनों लाभ हैं। भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण,
वाक्य संरचना पाठ और वार्तालाप रिकॉर्डों के माध्यम से सिखाया जाता है। ग्रामोफोन, लिंगाफोन, ए और डी दोनों आंसर। रीट लेवल सेकंड 2021 का ये क्वेश्चन। निम्न में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है, वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर। भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए कैसी? सभी प्रकार की, लोकरंजनकारी, साहित्यिक, लोक मंगलकारी होनी चाहिए। दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण है चित्र विस्तारक। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, टैप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, तो मोबाइल फोन नहीं होता, ऑप्शन नहीं है। भाषा शिक्षण में दृश्य सर्वे साधनों के प्रयोग का प्रमुख प्रयोजन क्या है? विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। सर्वे दृश्य सामग्री नहीं है छाया चित्र। रेडियो की सीमाओं को कौन सा सर्वे साधन दूर कर सकता है? रेडियो की सीमाओं को टैप रिकॉर्डर दूर कर सकता है। लिंगाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? यह सर्वे उपकरण है। समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है एपिडाइस्कोप के माध्यम से। निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री कौन सी नहीं है? बुलेटिन बोर्ड है, वो केवल दृश्य सामग्री है। सर्वे दृश्य साधन है इनमें से चलचित्र। सर्वे दृश्य शिक्षा से तात्पर्य क्या नहीं है? शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना कोई तात्पर्य नहीं है। बुलेटिन बोर्ड है, दृश्य सामग्री है। किसी बड़ी वस्तु को, छोटे नमूने को प्रतिमूर्ति कहते हैं, बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। पाठ्य पुस्तक है वो प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है साइट क्या है? रीट एल 2015 का सवाल। साइट उपग्रह निर्देशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। अगला सवाल है दृश्य सर्वे सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? व्याख्यान विधि के लिए आवश्यक नहीं है। वैचारिक सामग्री है मूल विषय वस्तु इनमें से। भाषिक सामग्री कौन सी है? शब्दावली। शिक्षा के क्षेत्र में बहुमाध्यम उपागम सहायक है। इन सभी में कक्षा वातावरण के परिवर्तन में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, अधिगम की वृद्धि में। शिक्षण मशीनों की सहायता से क्या होता है? अनुवर्ग शिक्षण को सफल बनाया जा सकता है। छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षण किया जा सकता है। छात्रों को पुनर्बलन भी दिया जा सकता है तथा उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। शिक्षण मशीन सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांतों पर आधारित है। फिल्म पट्टियों की अपेक्षा कक्षा में स्लाइडों के प्रयोग से लाभ यह है कि यह सारे लाभ है। स्लाइडों के क्रम को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। स्लाइडों को अध्यापक अपनी शिक्षण रणनीति का अंग बना सकता है। कंप्यूटर द्वारा निर्मित स्लाइडें शिक्षण के साथ साथ चल सकती है। चलचित्रों का प्रयोग किया जाता है किस लिए भाई? इन दोनों के लिए, प्रशिक्षण कार्य में कौशल प्रदर्शन के लिए, अनुकरण द्वारा कौशल सुधारने के लिए। यह एक दृश्य उपकरण है। कौन सा दृश्य उपकरण है? तो एपिडाइस्कोप है वो दृश्य उपकरण है, बाकी सर्वे उपकरण है। वीडियो रिकॉर्डिंग सहायक है अपनी कमियों को पहचानने उसे दूर करने में, अपने विरोधी की कमियों को पहचानने और उसके अनुसार रणनीति बनाने में, अपने कार्य में शुद्धता लाने में। विरोधी की जगह यहाँ विद्यार्थी होना चाहिए था। अपने विद्यार्थियों की कमियों को पहचानने और उसके अनुसार रणनीति बनाने में, विरोधी नहीं विद्यार्थी। वीडियो का प्रशिक्षण में उपयोगी है। धीमी क्रिया रिप्ले द्वारा क्रिया के विश्लेषण में, बार बार देकर क्रिया को सुधारने में, बड़ा करके क्रिया को सुधारने में। चलचित्रों का शिक्षण और प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है क्योंकि सभी कारण हैं। देखना, सुनना, करना तीनों का एक साथ चल सकता है। प्रशिक्षण और कल्पना दोनों शक्तियों का एक साथ विकास करता है। ये आदर्श नमूनों के अनुकरण के लिए भी प्रेरित करते हैं। चलचित्रों में जो वास्तविक शिक्षण की अपेक्षा अधिक शुद्धता होती है क्योंकि ये उत्पादन, संपादन और निर्देशन की लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। हाल में अंधेरा होने के कारण इसमें बाधा पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अंधेरा होने के कारण इसमें बाधा पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हाल काट लो। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर की अपेक्षा अधिक उपयोगी है क्योंकि स्लाइड प्रोजेक्टर की अपेक्षा जो OHP है वो अधिक उपयोगी है। कारण ये सारे हैं। प्रकाश का उच्च स्रोत होने के कारण इसमें कक्षा में अंधेरा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें हम दीवार को भी स्क्रीन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके उपकरण अधिक टिकाऊ होते हैं तथा लेंस की फोकस दूरी भी अधिक होती है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का कौन सा लाभ नहीं है? इस प्रकार के सम्मेलन का एक निश्चित गति से आगे बढ़ना ही है, कोई लाभ नहीं है। रेडियो पाठ होना चाहिए कैसा? ये सारे रुचिकर विषय वस्तु केंद्रित होना चाहिए। श्रोताओं की ग्रहण क्षमता के अनुसार संचालित होना चाहिए।
टारगेट समूह की पहुंच के अंदर और उनके लिए लाभदायक होना चाहिए। अगला सवाल है, रेडियो शिक्षण कार्यक्रम की उपयोगिता है। इसका सस्ता होना और दूर दूर तक पहुंच रखना, इससे किसी भी काम को करते हुए सुना जा सकता है। इसका उत्पादन आसान होना। कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है किस लिए? कंप्यूटर का प्रयोग उद्योगों में उत्पादन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षा अनुसंधान में और मेडिकल क्षेत्र में अनुसंधान के लिए कर सकते हैं। कंप्यूटर छात्रों की सहायता करता है शैक्षिक निष्पत्ति को बढ़ाने में, किसी भी कार्य की गति और शुद्धता को बढ़ाने में, अपनी क्षमता के अनुसार सीखने में। सर्वे दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इस स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से ज्ञात, इन तीनों सूत्रों पर आधारित है। सर्वे दृश्य सामग्री के कक्षा में प्रयोग से व्यवहारिक समस्या है। अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी। किस आधार पर सर्वे सामग्री के प्रयोग की आलोचना की जा सकती है? मूल्यांकन में यह खामोश है। टैप रिकॉर्डर के माध्यम से अध्यापक सामग्री का मूल्यांकन करके उन्हें संपादित कर सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्याख्यान को कहीं भी टैप करके कक्षा में सुना जा सकता है। स्वयं अपनी आवाज को भी सुधार सकता है। टैप रिकॉर्डर द्वारा छात्रों के मौखिक पठन को टैप किया जाता है, विशिष्ट और बारीक गलतियों को सुधारने के लिए, आत्मालोचना के लिए और ध्वनि विभेद के लिए। सर्वे सामग्री नहीं है लिंगोफोन, ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर, डायल एक्सेस, वॉकमैन और सेलफोन। तो डायल एक्सेस है वो सर्वे सामग्री नहीं है। वीडियो और सीडी रोम से मिलकर बनी व्यवस्था कहलाती है, वो क्या कहलाती है? डिजिटल वीडियो इंटरैक्टिव कहलाती है। विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय और ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है कंप्यूटर है। कौन सा सही है? त्रिआयामी सामग्री मॉडल मोबाइल है। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। वह तकनीकी जो वीडियो और सीडी रोम की 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया। विभिन्न सर्वे दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान है एडगर डेल। निम्न में से कौन सा शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है? भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं। कक्षा परिस्थिति में सर्वे दृश्य सहायक सामग्री प्रयोग में लेते समय शिक्षण का कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है? मूर्त से अमूर्त। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है वो बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। भाषा कक्षा में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता। दृश्य सर्वे साधनों की सहायता से अनुभवों के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण, जिसे अनुभव का त्रिकोण के रूप में जाना जाता है, वो एडगर डेल द्वारा प्रस्तुत किया गया। संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम है मानस मानचित्र। नाटक अथवा अभिनय उदाहरण है दृश्य और सर्वे सहायक सामग्री के। श्रवण सर्वे शिक्षक सहायक सामग्री का उदाहरण है लिंगोफोन। निम्न में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री है दृश्य सर्वे। दोनों प्रकार की साथ में हो तो चित्र विस्तारक यंत्र को किस प्रकार की सहायक सामग्री माना जाता है? ये यांत्रिक दृश्य सामग्री है। फ्लैनेट बोर्ड का प्रयोग होता है तो इसका प्रयोग होता है फ्लैनेट बोर्ड का ऑप्शन चित्र प्रदर्शन हेतु 65 का ऑप्शन सी। दृश्य सर्वे साधनों से संबंधित खोज के आधार पर क्या सत्य है? ये सब सत्य है। स्मरण रखते हैं 30% देखते हैं वो, 50% सुनते हैं वो, और 90% उसका जिसे हम सक्रियतापूर्वक विचार विमर्श अथवा अभ्यास करते हैं तो यानी करके सीखते हैं। तो प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण सामग्री कितने प्रकार की? ये बहुत अच्छा सवाल है। 2 प्रकार की है। जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ या वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाते तो वह इसका प्रयोग करते हैं, तो वह प्रयोग करते हैं मॉडलों का। संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग के धरातल के आकार और स्थिति को किसी पैमाने या प्रक्षेप द्वारा प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। ये कहने वाले वेबस्टर है। वह माध्यम जिसके द्वारा किसी वस्तु के अंतर संबंध और संगठन भावों, विचारों और विशेष स्थलों को दृश्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जा सके तो वो कहलाता है चार्ट। पैनल चर्चा में 4 से 8 व्यक्तियों का समूह किसी समस्या पर आपसी विचार विमर्श करता है तो यह चर्चा जन समूह या कक्षा के शिक्षार्थियों के सामने की जाती है। ये लिखा है एफ.टी. स्ट्रिट ने। पैनल चर्चा में जिस भूमिका की आवश्यकता नहीं है, अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी।
अपारदर्शी पदार्थों के छोटे रूपों को पर्दे पर बड़े आकार में प्रक्षेपित किसके द्वारा किया जाता है? एपिडायोस्कोप द्वारा। बुलेटिन बोर्ड को किस सहायक सामग्री में रखा जाएगा? सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री। ऑप्शन ए आएगा। फिल्म स्ट्रिप्स है वो किस सहायक सामग्री का अंग है? दृश्य सामग्री का अंग है। आगे अपना टॉपिक नंबर 6 है हिंदी भाषा शिक्षण मूल्यांकन से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन। रीट लेवल 1 2021 का सवाल। मौखिक मूल्यांकन के संदर्भ में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की परिभाषा किसकी है? माइकल इसकी परिभाषा है। यह रीट लेवल 1 2021 में आया था सवाल। सतत और व्यापक मूल्यांकन का दोष है। रीट लेवल 1 2021 का सवाल। यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो ये एक प्रकार का मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन का दोष है। मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है ज्ञानात्मक पक्ष। बहुत अच्छे से हिंदी शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन आए हैं। रीट लेवल 1 2021 का ये सवाल था। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य और लक्ष्य होता है शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना। इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन है वो किया जा सकता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष पूछा है। अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन और परामर्श निरंतर देते रहते हैं। विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है। विद्यार्थी वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है जिससे उसका स्वभाव विकास प्रभावित होता है। तो ये एक प्रकार का दोष है। सतत और व्यापक मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो इसका प्रमुख लाभ क्या हो सकता है? विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं। भाषा प्रश्न निर्माण में ध्यातव्य क्या है? ज्ञान और बोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो। शिक्षण उपागम में कीथ और प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है वो है सूक्ष्म शिक्षण में। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखे। ये प्रश्न किस प्रकार का है? ये लघुत्तर प्रश्न माना जाएगा। निम्न शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है अति व्यापकता नहीं होनी चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है परंतु ये लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए तब। इनमें से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है अमानकीकृत, ये कोई विशेषता नहीं हुई। 15 सवाल है टारगर्सन और एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। 16 सवाल है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। तो ये कथन किसका है? रेमर्स और गेज का। यह रीट लेवल 1 2021 में सवाल आया था। मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 3 उद्देश्य होते हैं। भावात्मक पक्ष के मापने तो उपयुक्त मापनी कौन सी है? अभिवृत्ति मापनी। रीट लेवल 1 2015 का सवाल। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? बीएस ब्लूम ने। मूल्यांकन का आवश्यक गुण है यह सारे गुण हैं। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? आत्मनिष्ठता अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। विश्वसनीयता, विभेदीकरण, वस्तुनिष्ठता, ये सभी जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया यदि वह उसकी पूर्ति करता तो वह कहलाएगा वैध परीक्षण। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, यह कोई विशेषता नहीं हुई। समग्र और सतत मूल्यांकन ऑप्शन ए गलत है। बी सी डी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, शिक्षण के दौरान भी संभव है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो ये सारे कथन सत्य है। ऑप्शन ए है वो गलत था। शिक्षार्थियों के सतत और समग्र मूल्यांकन यानी सीसीई पर प्रभावी जोर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। रीट लेवल 2 2015 में आया सवाल। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है विस्तृत होता है परीक्षा से। सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? तो वो वर्ष है 2010-11। सीसीई में व्यापकता का आशय कौन सा नहीं है? प्रश्नों की व्यापकता कोई आशय नहीं है। विषयों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता होती है। सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड कितना % अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी?
91 से 100 वालों को। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन वो क्या कहलाता है? संकलनात्मक मूल्यांकन वो कहलाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय कमजोरियां जानी जा सकती हैं, यह सही नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन है। इसमें छात्र की मौखिक अभिव्यक्तियों को योग्यता का मूल्यांकन करते समय आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता को मूल्यांकन करते समय ये सभी आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण संबंध भाषा का प्रयोग। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? निम्नात्मक प्रश्नों में। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष क्या है? सभी दोष हैं। अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती, संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती, इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है वो परमापिकृत परीक्षण होते हैं। सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है, बहुरिक्त स्थान पूर्वक परीक्षण कहलाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है इनमें से मूल्यांकन प्रश्न। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? ब्लूप्रिंट को। रीट L1 2015 में आया था ये सवाल। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी क्या नहीं है? शिक्षक निर्मित सामग्री कोई जरूरी नहीं है। रीट लेवल 1 2017 का सवाल। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है व्यवहार परिवर्तन। पाठ उपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठ पढ़ाने के बाद का मूल्यांकन। अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में। भाषा शिक्षण के उपागम है पाठ शास्त्र उपागम, रचना शिक्षण उपागम 2। भाषा शिक्षण के 2 उपागम आपको ध्यान रखना है। ये सवाल रीट L1 2015 में आया था। पाठ शास्त्र उपागम, रचना शिक्षण उपागम। हर्बर्ट उपागम के पद है 5। हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया था? जिलर ने, उनके शिष्य जिलर ने। शिक्षण में इकाई संप्रत्यय किसकी देन है? मॉरिसन की। PS ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? मूल्यांकन उपागम। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसको महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन। भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता। जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर भी कोई अंतर नहीं आता तो इसका कारण है कि वो वस्तुनिष्ठ है। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य ये जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है अवलोकन। मूल्यांकन और परीक्षा में अंतर है, व्यापकता की दृष्टि से अंतर है। विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? निम्नात्मक प्रश्नों में। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से इसमें मुक्ति मिलती है। मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रगति की जानकारी करना। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? विषय की जांच करना। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है व्यापक। भावात्मक और मनोशारीरिक पक्षों के मापन हेतु कौन सी प्रक्रिया अधिक उपयोगी है? मूल्यांकन। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है सतत। मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का मान है, संख्यात्मक या परिमाणात्मक। किसके द्वारा पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु गुण या विशेषता में कितनी है? मापन के द्वारा। तो ये मापन और मूल्यांकन में अंतर है। मापन वह क्रिया है जिसके द्वारा बनाया जाता है, विभिन्न योग्यताओं गुणों के परिमाण के संबंध में ये बनाया जाता है। किसके अंतर्गत किसी गुण, योग्यता अथवा विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है? अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचना प्राप्त होती है, तो वह मूल्यांकन। क्या अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली की पुस्तक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में कितनी बातों को सम्मिलित किया गया है? 3 बातों को मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। शिक्षण उद्देश्य को, विधि प्रविधि को, अधिगम अनुभव को। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है उद्देश्यों का चयन निर्धारण करना, उद्देश्यों का विश्लेषण, मूल्यांकन प्रविधियों का चयन। ये सारे उद्देश्य सोपान है मूल्यांकन प्रक्रिया के। अगला सवाल है मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है? बालकों की मानसिक शक्ति, रुचि, दृष्टिकोण का अनुमान लगाना, बालकों को विभिन्न समूह में विभाजित करना, अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। अगला सवाल है मूल्यांकन की परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियां हैं। ये सारी है लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा। ये संख्यात्मक प्रविधियां। मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इलिडाइट्स ने। बहुत अच्छा ये सवाल है। मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात फिर प्लोटेनो किया। किस परीक्षा द्वारा बालकों का प्रत्यक्ष स्मरण, चिंतन, तुरंत अभिव्यक्ति, क्रियाशीलता, विश्लेषण, पढ़ने की योग्यता और उच्चारण की कुशलता आदि की जांच की जाती है? तो वो मौखिक परीक्षा द्वारा
होती है। लिखित परीक्षाओं के पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है मौखिक परीक्षा को। किस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालकों के विषय ज्ञान की उपलब्धि, अभियोग्यता, अभिवृद्धि, अभिरुचि और बुद्धि की जांच की जाती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा के माध्यम से। किस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत नमूनों के आधार पर बालकों के कौशल की जांच की जाती है? प्रायोगिक परीक्षा में। कौन सी मूल्यांकन की व्यापक विशेषता नहीं है? विद्यार्थी की रटंत स्मृति कितनी बड़ी है? कोई व्यापक विशेषता नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। अब अपना यहीं से सवाल अभी तक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, ये कोई उद्देश्य नहीं होगा। मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक आवश्यक हिस्सा है और शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। ये कथन है कोठारी कमीशन का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन है। किसी परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सभी बालकों द्वारा सही किया जाता है तो परीक्षण में किस गुण का अभाव है? विभेदकारिता का। डॉक्टर BS ब्लूम द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली जो त्रिध्रुवीय संरचना है उसके तत्व कौन से हैं? शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन, ये 3 तत्व हैं। शिक्षण में ब्लूप्रिंट क्या है? शिक्षण की आधारशिला। ये प्रश्न पत्र निर्माण है, ब्लूप्रिंट है वो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। मूल्यांकन का वह कौन सा साधन है जिसमें बालक के समाजीकरण का मापन और विश्लेषण किया जाता है? समाज मिति विधि है। किसी परीक्षण के 2 क्रियान्वयन पर जो 14 दिन के अंतराल पर किया गया है, यदि सभी व्यक्ति का प्राप्तांक दोनों ही क्रियान्वयनों पर लगभग एक समान आता है तो इसका क्या मतलब होगा? परीक्षण प्राप्तांक में विश्वसनीयता है। अगला सवाल है, अगर किसी परीक्षण की वैधता पहले से निर्मित समान परीक्षण के साथ सहसंबंधित ज्ञात करके किया जाता है तो इसको कहा जाता है समवर्ती वैधता। जिनमें किसका प्रभाव परीक्षण की वैधता पर नहीं पड़ता है? परीक्षण की व्यवहारिकता का। इस परीक्षा में छात्रों के सामने कथन रखा जाता है और उन्हें ठीक उत्तर को रेखांकित करना होता है, वो है सत्य असत्य परीक्षा। अब अपना अगला टॉपिक है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण और उपलब्धि परीक्षण, इससे जुड़े हुए संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला सवाल, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन है उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है, यह सत्य कथन है, आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाई को दूर करते हुए करवाया जाने वाला शिक्षण कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। रीट लेवल 1 2021 का क्वेश्चन, ऊपर वाला भी रीट लेवल 1 2021 का सवाल था। उपचारात्मक शिक्षण है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? 4 पदों का। जिनमें से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? परीक्षण का अनुप्रयोग ये पद नहीं है। किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों, समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण में। मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है बुद्धि परीक्षण में। रीट लेवल 1 2021 का सवाल। उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है निदानात्मक परीक्षण। मित्रों, यह टॉपिक आपके संस्कृत में भी है, प्रत्येक शिक्षा शास्त्र में है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हर एक सब्जेक्ट के शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन जिसमें उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण है। यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की और उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो वो निम्न शिक्षण कारगर समझना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है? अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु। तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी के अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करने हेतु शिक्षण है वो है उपचारात्मक शिक्षण। जिनमें से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण कौन सा नहीं है? छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, ये निदानात्मक होगा। शैक्षणिक उद्देश्य को लिखना, प्रश्न निर्माण करना, समग्र योजना तैयार करना, ये उपलब्धि परीक्षण के चरण है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समअंकन योजना बनाने का उद्देश्य क्या है? निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है, शिक्षक की कठिनाई का निदान नहीं होगा इसमें। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जाती है उपलब्धि परीक्षण से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से।
उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है, ये कथन उपयुक्त नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण उसको देना है। निदान के परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं 2। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए, उपहास नहीं होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण विधि को स्थायी रखना। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरी का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षक करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण है वो है अध्यापन संबंधी कठिनाई को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है उपचार। एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। तो आपको उपचार करना सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। यह परिभाषा है सोनेल की। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन रीट लेवल 2 में आया था। निष्पत्ति यानी जो उपलब्धि परीक्षण है उसका प्रमुख उपयोग है सभी में अधिगम्य है, व्यक्तिगत निर्देशन में, शैक्षिक निर्देशन में। शिक्षक निर्मित निष्पत्ति परीक्षण के प्रमुख प्रकार हैं आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मौखिक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण। परीक्षण निर्माण करते समय या परीक्षण की योजना बनाते समय शिक्षक ध्यान रखता है परीक्षण की प्रकृति, अवधि और उद्देश्य। विभिन्न बालकों में अथवा एक ही बालक में विभिन्न समूह पर उसके व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन करने की उपयुक्त विधि है उपलब्धि या ज्ञानार्जन परीक्षण। ज्ञान, समझ, दक्षता, प्रत्यय आदि व्यवहार परिवर्तन किस परीक्षण के माध्यम से किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से। किस छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है इसका पता लगाया जाता है निष्पत्ति परीक्षणों द्वारा। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य है, तो ये सारे उद्देश्य हैं बालकों के विभिन्न विषयों और क्रियाओं में वास्तविक स्थिति का पता लगाना, बालकों की उपलब्धि में सामान्य स्तर का निर्धारण करना और ये पता लगाना कि किस छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के सोपान, तो यह सोपान है तीनों ही। परीक्षण की योजना बनाना, तैयारी, प्रशासन। उपलब्धि परीक्षण का महत्व है अधिगम हेतु प्रेरित निर्देशित करना, निर्देशकों या अध्यापकों को लक्ष्य के समक्ष लाना, शिक्षण विधि के चयन में सहायता देना। कौन सा परीक्षण अध्यापक द्वारा शैक्षिक उपलब्धि का मापन करने के लिए तैयार किए जाते हैं? उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण। पढ़ाए गए विषय में बालक की कार्यकुशलता, योग्यता आदि का मापन करना अपरमापिक या उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण आधारित होता है ब्लू या नील पत्र पर। किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत और अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया था? वो किया था डगलस और हॉलैंड ने। उपलब्धि परीक्षण सही कथन के बारे में जांच करना है, तो 1 और 3 सही है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में अर्जित निपुणता और ज्ञान को मापा जाता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा शिक्षकों को छात्रों से गृह कार्य और वर्ग कार्य की मात्रा का निर्धारण करने में सहूलियत होती है। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षा की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर न हो तब तक। उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य है छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। अगला सवाल है उपचारात्मक परीक्षण करने की आवश्यकता है छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है कक्षा स्तर अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए। शैक्षणिक निदान का प्रयोजन होता है उपचारी शिक्षण करना। उच्चारण सुधारने का कार्य वो किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में। सही क्रम ऑप्शन डी में। पहले निष्पत्ति परीक्षण, फिर निदानात्मक परीक्षण और फिर उपचारात्मक शिक्षण। ये एक क्रम बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। निदानात्मक परीक्षण विधि के प्रकार हैं, परीक्षण विधि है, निदानात्मक परीक्षण दोनों। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है अभिवृत्ति मापनी। कमजोर छात्रों की पहचान है वो किस परीक्षण के माध्यम से की जाती है? कमजोर छात्रों की पहचान है वो निष्पत्ति परीक्षण के माध्यम से होती है, ऑप्शन बी होगा। तो इस प्रकार मित्रों संपूर्ण
हमने हिंदी शिक्षण शास्त्र के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, अपनी पब्लिकेशन द्वारा तैयार किए गए ये क्वेश्चन थे। तो इसका पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है, इसको आपको जरूर देखना है। एग्जाम में जाने से पहले आपको रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए इनसे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लास अच्छी लगती है तो मित्रों लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।